नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 6 की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 7 पौधों को जानिए। तो आज हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा जो वीडियो है इसमें हम शाक, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा ही है कि हमने इस चैप्टर को पहले एक वीडियो में कवर कर रखा है, इसमें हमने शाक, झाड़ी और वृक्षों के बारे में बात की है। तो हम जल्दी से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हम मेनली अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। तो हमने क्या क्या पढ़ा था जो पहले वाले चैप्टर में, उसको हम अभी बताते हैं और उसके बाद में हम जो आज हमें पढ़ना है मेनली विस्तार से उसको हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और इससे पहली वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ आप डायरेक्टली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। पृथ्वी हमारा आवाज, भूगोल, ध्रुवा, वसंत, इन सब के क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखना शुरू कीजिए। वीडियो को 360p पे देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो आपको बता देता हूँ कि उन पौधों को, तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग बराबर है। मतलब लंबाई के आधार पर हमने शाक, झाड़ी एवं वृक्ष की बात की थी। जो वृक्ष होते हैं बहुत बड़े होते हैं, झाड़ी थोड़ी सी आपके जितनी होती है छोटी होती है और शाक बिल्कुल जो होते हैं वह छोटे होते हैं। फिर हमने तने के आधार पर बात करी थी कि देखिए कि पौधे का नाम, उसकी ऊंचाई, जैसे टमाटर है तो वह छोटा है और उसका जो तना है वह हरे रंग का है और कोमल है, मतलब वह लचीला है। तो वह क्या होगा, वह एक शाक होगी। ठीक है। और जैसे आम है, आम बहुत लंबा है तो उसका जो तना है वो मोटा है, कठोर है। तने के जो ऊपर से निकलती है पत्तियां नीचे से निकलती है तो इसलिए वृक्ष हो गया। तो नींबू है वो थोड़ा लंबा है तो हाइट में, और उसके जो तना है वह कठोर है, बाकी चीजें नहीं है उसमें। और तने का जो आधार से ही जो आपको पत्तियों की शाखाएं आपको निकलती हुई दिख जाएंगी तो वह झाड़ी है। ऐसी हमने कुछ और पेड़ पौधों के बारे में बताया था कि वो किस प्रकार से शाक, वृक्ष और झाड़ी में हम वर्गीकृत करते हैं। तो हमने बताया था आपको बकायदा टेबल में। तो मैं दोबारा टेबल अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमने पहले वाली वीडियो में कर ली थी, वो आप देख लीजिएगा। हमें ये भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। ठीक है। तो शाखाएं मतलब जो ब्रांचेज होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये ब्रांचेज हैं। तो आप ये देखो, ये ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज हैं। ठीक है। ये शाखा है, ये ब्रांचेज है। तो वृक्ष में ऊपर से निकलती हैं, ठीक है, झाड़ी में नीचे से निकलती हैं, और ये जो एक तरीके से पौधा है, ठीक है, उसमें बीच बीच से निकलती है। तो आपको ये पता लग गया कि हाइट के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष क्या है। ठीक है। तो शाक ये है जो पौधा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें शाक, झाड़ी और वृक्ष के बारे में हमने बता दिया, आपने देख भी लिया कि कैसे झाड़ी होती है, कैसी शाक होती है और कैसा पेड़ होता है। अब हम तने के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से, मतलब विसर्पी लताएं होती हैं और तना होता है। और साथ साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो तना होता है तो जड़ों के द्वारा जो पानी होती है वह खिंच के तनों के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि देखो इसमें हमने क्रियाकलाप किया था कि गिलास जल स्याही ली थी हमने, तो एक गिलास के अंदर हमने स्याही डाली थी पानी के साथ में। तो जो पानी के साथ साथ में वो स्याही का रंग भी तनों से होते हुए पौधे की पत्तियों तक पहुंच गया था और तने की शाखाओं में पहुंच गया था। हमने काट के देखा था तो उसके अंदर जो था वह लाल हो गया था। तो तने के माध्यम से जो पानी है वह पूरे पौधे में फैलता है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है, जैसे बताया गया था कि भाई पत्तियों के द्वारा ही जो पानी का एक तरीके से हवा में उड़ता है पानी, और पत्तियों से ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो सारी चीजें पत्तियों के द्वारा ही होती है। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको पर्णतंत्र कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये जो तने से जुड़ी हुई होती है जिस चीज से, वह पर्णवृत्त होता है और फलक होता है उसका चपटा भाग। ठीक है। ये हमने बताया था आपको। तो आगे हम चलते हैं, और हमने यहाँ पे थोड़ी सी बात की थी कि भाई किस तरीके से पानी वाष्पित होता था। हमने यहाँ पे एक पौधे का पन्नी में बांध दिया था ऊपर से, तो आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा उसमें पानी इकट्ठा हो गया था पन्नी के अंदर। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि जो
वाष्पोत्सर्जन होता है, मतलब जो पानी हवा में उड़ता है पौधों से वह पत्तियों के द्वारा होता है। तो ये भी हमने किया था। अब हम क्रियाकलाप 5 करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि आवश्यक सामग्री, पत्ती हमें चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, प्रणाली, बंडल, जल, प्लेट और आयोडीन का विलयन चाहिए। हमने यहीं पे छोड़ा था पार्ट अपना फर्स्ट वाला, तो हम यहीं से ही आज शुरू करेंगे कि 3 हम लोग परख नली में एक पत्ती हमने रखी, उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डाले जिससे उस पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। क्या आप देखते हैं अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वह सूर्य के प्रकाश में होती है, या प्रकाश में होती है, मुख्यतः सूर्य के प्रकाश में होती है, जिसमें वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधा, जल लेता है जड़ों से, और क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ता है और अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो निकलती है। पत्ती द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। जब अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा एक ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, ये कार्य जड़ें करती हैं, ठीक है। तो ये जो जड़ें हैं, जड़ों से पानी मिलता है तने को, तने से मिलता है पत्ती को, और ऐसे ही वो वातावरण में फैल जाता है। अब देखिए जड़ों की बात करेंगे हम, तो थोड़ा आपको इजी रहेगा कि ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको अगर कोई चीज में डाउट लग रहा है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। तो चित्र 7.13 में को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और भुजों में से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? अब देखें, यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, 2 चित्र हैं, जड़ सहित खरपतवार, जड़ रहित, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप देखो कि जो भुजो है वो क्या कर रहा है, पत्तों को पानी दे रहा है। पहली क्या कर रही है, वह मिट्टी में पानी दे रही है। तो देखो पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा हम पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। आवश्यक सामग्री, 2 गमले लेने हैं, कुछ मिट्टी लेनी है, खुरपी लेना है, ब्लेड लेना है, कैंची और जल लेना है। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात आपने प्रेक्षण किया, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। और क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? क्या एक अन्य कार्य जानने के लिए आपने, आइए एक और क्रियाकलाप करें। आवश्यक सामग्री, मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी से जल, ठीक है। 2 कटोरियां लीजिए, इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए और तब तक कि बीज अंकुरित होकर नव उद्भिद नहीं बन जाए, मतलब दोबारा वो उसके अंदर रूट्स ना निकल जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नव उद्भेदित सरलता से रुई से बाहर खिंच आता है? क्यों? देखिए यहाँ पे क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है।
जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी से पौधे का स्थिरक कहा जाता है। ठीक है, कि मिट्टी में पौधे जो होते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं कि जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अभी 7.16 ए में और 7.16 बी को ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती है अथवा चित्र 7.16 बी की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति देखिए, आप कहाँ हैं? बीज, ये रहा बीज, देखो। ठीक है, तो आपको पता लगेगा चना कैसा है और मक्का कैसा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ए जो है वह मक्का है और बी जो है वह, ये मक्का हो गया आपका और ये चना हो गया। ठीक है, देखिए मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने व मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वह किस रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। खुली मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। आपने क्या देखा खरपतवार में? ए और बी की तरह कोई चित्र है? आप देखो यहाँ पे मूसलाधार और रेशेदार जड़ें। ठीक है, तो मूसलाधार जो जड़ें होती हैं जो होती हैं पौधे के, आप 7.177 में देख लेंगे, उनमें क्या जड़ें थोड़ी मोटी होती हैं, रेशे की तरह नहीं होती। तो छोटी जड़ों का पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें 7.1.7 बी के समान, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है, उन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को दूसरे समूह में रखेंगे। पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिरा विन्यास किस प्रकार है? पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास कीजिए। देखिए मैं थोड़ा ना सरल वे में आपको बता देता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा, देखिए मूसलाधार और जो रेशेदार जड़ें हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मूसलाधार जो जड़ होती है ना, वो ऐसे होती है, एक तो इसमें पक्की जड़ होती है। ठीक है, और उसमें छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और एक होती है रेशेदार, जिसमें ऐसे सारी रेशे 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 होते हैं, जिसको आप इसमें देख पा रहे हैं। ये रेशेदार जड़ है, इसमें सारी जड़ें एक जैसी होती है, एक समान होती है। लेकिन मूसलाधार जड़ में एक मुख्य जड़ होती है और उसमें बाकी जड़ें लगी हुई होती है। ये जो होती है ना मूसलाधार, ये बहुत मोटी जड़ होती है। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ प्रकार को सारणी में आप भर सकते हैं? तो आपको भरने का प्रयास करना है कि पौधे का नाम देना है, जड़ का प्रकार कि वो मूसलाधार है या रेशेदार है। और हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है, मतलब मिट्टी से जल लेती है। तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, तो मिट्टी से क्या मिलता है? जड़ के द्वारा जल लेती है और फिर तना जो है वह जल को कहाँ पहुंचाता है? पत्तियों में पहुंचा देता है। पौधे के अन्य भागों तक भी पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। जैसे आपको पता है कि हम तना भी खाते हैं, हम पालक की पत्ती भी खाते हैं। ठीक है, और हम बहुत सारी चीज़ों के जड़ भी खाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में आप 7.1.8 में आप देखेंगे। देखिए बिल्कुल दो तरफा मार्ग की तरह करता है। भैया क्या होता है कि पानी को तो ये ऐसे पहुंचाता है, ठीक है, और उसके बाद जब पत्तियां खाना बना लेती हैं सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, तो फिर उसको ये विभिन्न भागों में, तने में, जड़ में, सारी जगह ये
वापस फैला जाता है। तो जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं जो खून को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, या हमारे भोजन को, ऑक्सीजन को खून के माध्यम से हर जगह पहुंचाता है, ऐसे ये तने में काम करता है। लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो अब हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसमें हमने जड़ के बारे में पढ़ा, पहले हमने पत्तियों के बारे में पढ़ा, अब हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको घर पे रहना है और ये वीडियो यहीं तक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। क्वेश्चन आंसर वीडियो हम लोग कम रेगुलरली कर रहे हैं, तो आपको अटेंड करनी है और देखना है और नोट डाउन भी करना है। अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगी। घर में रहिए, वृक्षारोपण करिए, पर्यावरण को बचाइए। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है हमारे क्रियाकलापों के द्वारा। अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी हमारे आने वाली पीढ़ी को, और आप लोगों का भविष्य बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगा। तो सेव अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, सेव प्लांट्स। अपने आसपास पानी को बचाइए, जल को बचाइए और इस पृथ्वी को बचाइए। सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है और आपको एक अच्छा और बहुत बेहतर नागरिक बन के दिखाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।